कुसुम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ाऊंगी, जिसका टॉपिक है आकलन के विभिन्न दृष्टिकोण, यानी कि आकलन हम किस प्रकार करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है परिचय। विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में उन्नत सुधार लाने के लिए आकलन एवं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों की कक्षा में अधिगम के पश्चात विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों यानी कि परफॉर्मेंस के आधार पर भिन्न भिन्न श्रेणियों में आकलन करके वर्गीकरण किया जा सकता है। आकलन के लिए शिक्षक अनेक दृष्टिकोण प्रयोग में लाता है, जैसे उपलब्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण इत्यादि। छात्र के पूर्व ज्ञान तथा कक्षा शिक्षण अधिगम के पश्चात प्राप्त ज्ञान का मापन उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से किया जाता है तथा यह पता लगाया जाता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस सीमा तक सफल रही है। यानी कि जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, जो हमने पढ़ाया है, बच्चों ने किस सीमा तक सीखा है, ये सब चीज़ हम आकलन के द्वारा ही पता कर सकते हैं। जो इसमें मापन रखे गए हैं, टेस्ट रखे गए हैं, जो परीक्षण हैं, जो जैसे कि उपलब्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, इन प्रश्नों को विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे और तब आपको एक एक करके इनको विस्तारपूर्वक समझाएंगे। अभी तो यहाँ हम सिर्फ आकलन की बात कर रहे हैं। और छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किस स्तर लाया जा सकता है। यदि कोई बच्चा है वो आक्रामक व्यवहार करता है तो हम उसके व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, ये सब चीज़ हम आकलन और मापन में सीखेंगे। आकलन के विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि विषय अध्ययन सामग्री, सब्जेक्ट स्टडी कंटेंट और पाठ्यक्रम करिकुलम आदि वर्तमान समय में कितने उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं एवं भविष्य में ये शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सफल होगी। आकलन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का मापन बतलाता है। छात्र की प्रगति का निर्धारण करने एवं कठिनाई स्तर के कारणों का पता लगाने, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा दिए जाने आदि में आकलन महत्वपूर्ण आवश्यक है। जैसे कि रोश ने कहा है कि यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। अर्थात जब कोई भी मापन नहीं रहेगा, किसी चीज़ को मापने का कुछ हमारे पास मात्रक नहीं होगा तो हम कुछ भी किसी चीज़ का पता नहीं लगा पाएंगे। मानव व्यवहार द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी प्राप्त होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सही आकलन मापन के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर हम किसी चीज़ का मापन नहीं कर रहे हैं तो हम किसी चीज़ का ठीक प्रकार से ये नहीं जान पाएंगे कि इसकी मात्रा कितनी है। मापन की समीक्षा हमें अतीत के संबंध में जानकारी देता है, जिससे कि वर्तमान को जानने में सहायता मिलती है और भविष्य की समस्याओं के निवारण में मदद मिलती है। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल है कि जो वस्त्र विक्रेता यानी कपड़ा व्यापारी है, वो अपना कपड़ा बेचता है तो अपने कपड़े को किस में नापता है, मीटर में नापता है। और जो दूध वाला है, जो दूध देता है, वो भी दूध को लीटर में नापता है। और जो फल विक्रेता है वो फल को तौलता है। और डॉक्टर के पास आते हैं तो पहले वो बॉडी का टेम्परेचर चेक करता है कि कितना है। जब बॉडी का टेम्परेचर किससे चेक करता है, वो थर्मामीटर से चेक करता है। यानी कि इन सभी को, कपड़े वाले को तो कपड़ा नापने के लिए, दूध वाले को दूध नापने के लिए, फल वाले को फल तौलने के लिए और डॉक्टर को शरीर का तापमान नापने के लिए, सभी को एक मापन की आवश्यकता होती है। यद्यपि इन सभी में मीटर, लीटर, किलोग्राम तथा थर्मामीटर जैसे किसी मानक साधन की आवश्यकता होती है, परंतु मानव जीवन के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां बिना किसी मानक साधन के मापन भी हो सकता है। शिक्षा, मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में साक्षरता के द्वारा प्रतियोगी को प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ इत्यादि क्रम प्रदान करना अथवा मानव व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तियों को कुछ वर्गों में विभाजित करना अथवा किसी गुण विशेष बुद्धि योग्यता के आधार पर छात्रों को समूह में बांटना आदि भी मापन के उदाहरण हैं। अंतर केवल इतना पड़ता है कि मापन की यथार्थता क्या है।
मापन के पहले उदाहरणों में ऐसे भौतिक चरों का मापन किया जा रहा था जिनके लिए मानक साधन उपलब्ध थे। यानी कि जितना आपने पढ़ा उससे पता चलता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। उद्देश्य, इस इकाई को पढ़ने के पश्चात छात्र अध्यापक निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। फर्स्ट, इस इकाई को पढ़ने के पश्चात छात्र अध्यापक आकलन के विभिन्न दृष्टिकोण को समझ सकेंगे। यानी कि आकलन हमें किस प्रकार करना चाहिए। इस इकाई को पढ़ने से विद्यार्थी ये भी जान सकेंगे कि कक्ष में छात्रों का आकलन किस विधि से किया जाए। थर्ड, छात्र अध्यापक इस इकाई के अध्ययन के पश्चात समझने में समर्थ हो सकेंगे कि आकलन के पश्चात विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। यानी कि जो उन्होंने अब तक सीखा, जो उनका असेसमेंट किया गया, तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि जब ये हमारे पास बच्चा आया था तो भी इसका व्यवहार कैसा था और अब इसका व्यवहार कैसा है। इस इकाई को पढ़ने के पश्चात छात्र अध्यापक आकलन व्यवस्था में सुधार ला सकेंगे। फिफ्थ, इस इकाई के अध्ययन के पश्चात किस विद्यार्थी वर्ग पर किस प्रकार का आकलन किया जाए, ये छात्र अध्यापक जान सकेंगे। सिक्स, छात्र अध्यापक ये भी जान सकेंगे कि शिक्षण के आधार पर कौन सी आकलन व्यवस्था अपनाई जा सकती है। सेवन, इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आकलन के माध्यम से कठिनाई के स्तर की जांच हो सकेगी। एट, इस इकाई के आकलन के पश्चात छात्र अध्यापक ये जान सकेंगे कि कोई आकलन असफल हो जाता है तो कौन सा दूसरा आकलन सफल हो पाएगा। अब आता है निदानात्मक आकलन एवं उपचारात्मक आकलन। आज हम आपको निदानात्मक आकलन के बारे में बताएंगे, उपचारात्मक आकलन के बारे में अगली वीडियो में समझाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में निदान का वही अर्थ है जो चिकित्सा विज्ञान में है। यहाँ शिक्षक अपनी शैक्षिक दृष्टि से कमज़ोर छात्र की कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता विशेष तकनीकी विधियों द्वारा करता है। अध्यापक अपनी कक्षा में कमज़ोर छात्रों की कमियों को ज्ञात करते हैं, उनकी स्थिति को देखते हैं, उनके कारणों की गहनता से विश्लेषण करते हैं तथा उन कारणों को दूर करके उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करते हैं। जैसे कि शैक्षिक मापन तभी तक पूर्ण समझा जाता है जब उपलब्धि परीक्षा के बाद कमज़ोर छात्रों को निदानात्मक परीक्षा भी दी जाए, जिससे कि उनका अध्ययन कठिनाइयों के कारणों की जानकारी हो सके और ये भी पता चल सके कि बालक किन परिस्थितियों में गलती करता है, इसकी त्रुटि या गलती किस प्रकार की है, गलतियां करने के क्या कारण हैं आदि। इस प्रकार नैदानिक परीक्षाएं भी एक प्रकार से उपलब्धि परीक्षाएं ही होती हैं, जबकि उनका उद्देश्य बालकों की गलतियों का पता लगाना होता है और नैदानिक परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य छात्रों की विज्ञान संबंधी कठिनाई कमजोरियों का पता लगाना है। अब जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि निदान का वही अर्थ है जो चिकित्सा विज्ञान में है। अब जैसे कि जब निदान शब्द का प्रयोग जैसे कि चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, इसका क्या मतलब है कि जैसे कि रोगी डॉक्टर के पास आता है और फिर चिकित्सक रोगी को देखता है, उसका उपचार करने से पहले ये पता लगाता है कि आखिर से परेशानी क्या है, वो किस बीमारी से परेशान है, वो कौन सी बीमारी को लेकर मेरे पास आया है, हम उसका उपचार किस प्रकार कर सकते हैं। जब उसको पता चल जाता है तभी वो उसका उपचार कर सकता है। ठीक उसी प्रकार इन परीक्षाओं द्वारा ये जानने का प्रयास किया जाता है कि विज्ञान के अध्ययन में छात्रों की क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, वे कहाँ गलतियाँ करते हैं और किस प्रकार की गलतियाँ करते हैं और वो गलतियाँ क्यों करते हैं, उनकी गलतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। ये सब चीज़ हम निदानात्मक आकलन यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट में पढ़ते हैं। अब निदानात्मक आकलन का अर्थ एवं परिभाषा। निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्ट एवं कमियां परिलक्षित होती हैं।
इससे हमें ये भी पता चलता है कि बच्चा कितना एक्टिव है, और इससे हमें उसकी कमियाँ भी पता चलती हैं। नैदानिक परीक्षण से पता लगता है कि पाठ्य विषय वस्तु परीक्षणों में से छात्रों की विभिन्न विषयों में कमजोरी या कमियों का निर्धारण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के अर्थ में योकम और सिम्पसन ने स्पष्ट लिखा है कि निदान किसी कठिनाई या उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। ये तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाइयों का स्पष्टीकरण करती है। अर्थात निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शिक्षा मनोविज्ञानियों के द्वारा छात्रों की कठिनाई को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया गया है। निदानात्मक परीक्षण किसी विषय में बालक की विशिष्ट क्षमताओं एवं कमजोरियों का पता लगाते हैं तथा उनके कारणों का भी व्यक्त करते हैं। मेंजिल ने निदानात्मक परीक्षण की परिभाषा देते हुए कहा है कि निदानात्मक परीक्षणों का कार्य छात्रों की उनकी योग्यता के अनुसार वर्गीकरण करना नहीं है, बल्कि ये किसी विद्यालय विषय में कमजोर छात्र की कठिनाइयों का पता लगाता है, जिससे कि उस छात्र के उपचारित परीक्षण की व्यवस्था की जा सके। जैसे आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम निदानात्मक परीक्षण द्वारा बच्चों को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, तो जो निदानात्मक परीक्षण है उसका ये अर्थ नहीं होता है। इसमें सिर्फ बच्चों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है, कमजोरी का पता लगा के इसका उपचार किया जाता है। अब निदानात्मक आकलन की आवश्यकता एवं महत्व। आज के वर्तमान युग में शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण किया जा रहा है। आज की शिक्षण प्रक्रिया में बालक की रुचि, मानसिक योग्यता, व्यक्तित्व आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। आज हम व्यक्तिगत शिक्षण इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग को सामूहिक शिक्षण की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी मानते हैं। वास्तव में व्यक्तिगत शिक्षण का संपादन तभी संभव है जबकि अध्यापक शिक्षण करते समय बालक की व्यक्तिगत सीखने की कठिनाई को निदान करते रहें। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बालक की सीखने की संबंधी कठिनाई को पता लगाया जा सकता है। अतः निदानात्मक परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण के लिए आवश्यक उपयोगी है। निम्नलिखित अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षण का कोई विशेष महत्व है। इस परीक्षण के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। फर्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए उपयोगी। निदानात्मक परीक्षण की सहायता से अध्यापक अपनी कक्षा के छात्र की व्यक्ति भिन्नता को ज्ञात कर लेता है। किसी छात्र ने विषय वस्तु को कहाँ तक सीखा है, क्या नहीं सीख पाया है, इन सभी बातों का ज्ञान निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हो सकता है। सेकंड, शैक्षिक परिस्थितियों के लिए उपयोगी। पठन पाठन की स्थितियों को प्रभावशाली बनाने हेतु निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग अध्यापक द्वारा व्यापक रूप में किया जाता है। शैक्षिक परिस्थितियों में ये अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध हो चुका है। अतः एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह एक निदानकर्ता भी हो। यानी कि अगर हम अपनी क्लास को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सबको समझ में आए, तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को देख लें कि बच्चे किस प्रकार के हैं। जो हम कह रहे हैं, जिस लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे उसको समझ पाएंगे या नहीं। ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा कमज़ोर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी में कोई कमी है, तो सबसे पहले हम उसका निदानात्मक परीक्षण करेंगे, उसके बाद में ही हम अपनी टीचिंग स्टार्ट करेंगे। श्रम एवं समय की बचत। निदानात्मक परीक्षण के अभाव में अध्यापक को अपना समय एक ही विषय सामग्री को बार बार पढ़ाने में अधिक खर्च करना पड़ता है। यानी कि अगर वो टेस्ट नहीं करेगा तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा कौन सा बच्चा कमज़ोर है, कौन सा बच्चा तेज़ है। और अगर उसने निदानात्मक परीक्षण कर रखा है तो वो समझ जाएगा कौन से बच्चे एक्टिव हैं और कौन से कमज़ोर हैं। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्र की कठिनाइयों का पता लगाकर उस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। इससे अध्यापक का श्रम एवं समय दोनों बचता है। छात्रों की कठिनाइयों और त्रुटियों के बारे में विशिष्ट एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कक्षा में छात्रों को निरंतर निरीक्षण करना चाहिए। निदानात्मक आकलन के प्रमुख उद्देश्य।
क्या क्या उद्देश्य हैं इसके? फर्स्ट, विद्यालय में पढ़ाई जाने वाले विषयों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, यानी कि विज्ञान विषय की अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, यानी कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे को हमारा पढ़ाया हुआ तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो हम बच्चे के अकॉर्डिंग अपने तरीक़ों को बदल लेंगे। सेकंड, किसी विषय में बिछड़े हुए बालकों को पहचानना, उनकी विशिष्ट कमजोरी का पता लगाना तथा उन कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक सुझाव देना। अगर हमें पता चल गया है कि इस बच्चे में ये कमजोरी है तो हमें उसके लिए दूर करने के सुझाव भी देने चाहिए। विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों के मौलिक तत्वों से विचलित अध्यापन पद्धतियों की कमियों को ढूंढना तथा उनमें सुधार हेतु दिशा निर्देश करना। निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। फिफ्थ, निदानात्मक परीक्षण द्वारा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान हो जाता है और इससे अध्यापक को एक दिशा मिलती है कि वह छात्र की कठिनाई को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण विधि में सुधार लाता है। पहले तो अगर टीचर को नहीं पता है तो वो हाई स्टैंड लेवल से पढ़ाता रहेगा, लेकिन जब उसे पता चल जाए कि कौन सा बच्चा कमज़ोर है, कौन सा तेज़ है, तो वह कमज़ोर बच्चों के अकॉर्डिंग ही अपना लेवल रखेगा ताकि सब बच्चों को समझ में आता रहे। 6, निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर पाठ्य सामग्री में सुधार किया जाता है। 7, निदानात्मक परीक्षण छात्र के किसी विशिष्ट कौशल की कमियों की ओर संकेत करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उस विशिष्ट अधिगम के क्षेत्र को इंगित करना है जहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार के अनुदेशन की आवश्यकता होती है। निदानात्मक परीक्षण निर्माण, कंस्ट्रक्शंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका निर्माण कैसे करते हैं? निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण है, किंतु इसका उद्देश्य अपेक्षाकृत बिल्कुल भिन्न है। उपलब्धि परीक्षणों के विपरीत इन परीक्षणों के कुल प्राप्तांकों का अपना कोई महत्व नहीं होता है, केवल उन्हीं अंश प्राप्तांकों को महत्व दिया जाता है जो छात्र की कमियों, दोषों एवं कठिनाइयों को उजागर करते हैं। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट क्षेत्र में छात्रों की दुर्बलता को ज्ञात करना है जिससे उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक प्रयत्न किए जा सकें। इस प्रकार हम देखते हैं कि निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतरंग संबंध है और ये एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया। निदानात्मक परीक्षण के निर्माण में न्यूनानिक वही विधि अपनाई जाती है जिसका उपयोग उपलब्धि परीक्षण में भी करते हैं। नियोजन, प्लानिंग। निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण में समानता होते हुए भी ये असमानता है। निदानात्मक परीक्षण द्वारा परीक्षक को छात्र की कठिनाई संबंधी काफ़ी सूचनाओं और डाटा का कलेक्शन करना होता है, तो निदानात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण की अपेक्षा अधिक लंबे होते हैं। इतना ही नहीं, इन प्रश्नों को बनाने के लिए सुविस्तृत पाठ्य वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए पाठ्य वस्तु को अधिगम बिंदुओं में विभाजित क्रमवार व्यवस्थित किया जाता है और यह ध्यान रखा जाता है कि कोई भी अधिक बिंदु छूट न जाए और उनके क्रम में कंटिन्यूटी बनी रहे। यदि कोई भी अधिगम बिंदु छोड़ दिया जाएगा तो उसके द्वारा उन छात्र की दुर्बलताओं का पता नहीं लग पाएगा जो कि इस अधिगम बिंदु से विशेष में कठिनाई महसूस करते हैं। निदानात्मक परीक्षण निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकांश लेखन, राइटिंग द आइटम्स। निदानात्मक परीक्षण में विभिन्न अधिगम बिंदुओं को महत्व को निर्धारित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है और सभी अधिगम बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। इन सभी अधिगम बिंदुओं को लेकर एक अटूट श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। इसलिए प्रत्येक अधिगम बिंदु से संबंधित यथेष्ट एकांशों को निर्मित किया जाता है जिससे छात्र की कठिनाइयों के विषय में विश्वसनीय एवं यथेष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। एकांश लेखन वस्तुनिष्ठ एवं लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये औसत कठिनाई स्तर के बनाए जाते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए समय नियत नहीं किया जाता है। छात्र अपनी
इच्छानुसार जितना समय चाहें ले सकते हैं। दिशा निर्देश। परीक्षक एवं परीक्षार्थी दोनों के लिए स्पष्ट निर्देश लिखे जाते हैं जिससे कि परीक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। इन निर्देशों में यदि स्पष्टता नहीं होगी तो छात्र एकांशों को हल करने में गलती कर सकते हैं और हमें उनकी वास्तविक दुर्बलता को ज्ञात करने में कठिनाई होगी। अंकन कुंजी का निर्माण। प्रिपरेशन ऑफ स्कोर की निदानात्मक परीक्षण को वस्तुनिष्ठ, वैध एवं विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक है कि जो अंकन कुंजी का सावधानीपूर्वक निर्माण किया जाए। इस कार्य करते समय सावधानी बरतनी चाहिए जो उपलब्धि परीक्षण के संदर्भ में बरती जाती है। पुनरावलोकन एवं संपादन। रिव्यू एंड एडिटिंग। इस प्रकार परीक्षण को निर्मित करने के पश्चात विषय विशेषज्ञों की सलाह की जाती है और उनके सुझाव को ध्यान में रखकर अत्यंत परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार एक निदानात्मक परीक्षण तैयार हो जाता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि निदानात्मक परीक्षण क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसका महत्व क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसे बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। इसकी 3 विधियां हैं: एजुकेशनल टेस्टिंग मेथड, शैक्षिक परीक्षण विधि, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि, क्लिनिकल टेस्टिंग मेथड, उपचारात्मक परीक्षण विधि, जिनको आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमें इसके उद्देश्यों का निर्धारण करते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा निदानात्मक परीक्षण तैयार कर सकते हैं।